नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 11 के चैप्टर 11 को हम पढ़ रहे थे। लास्ट चैप्टर है पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, पार्ट 5 पर हम पहुंच चुके हैं। तो शुरू करने से पहले वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और ये सारी पहले 4 पार्ट्स में हम जापान की हिस्ट्री को देख चुके हैं। अब हम पार्ट 5 में चाइना पर आते हैं। चाइना के बारे में देखते हैं। The modern history of China has revolved around three issues. आज की जो मॉडर्न हिस्ट्री है चाइना की, जब से शुरू हुई है ऑलमोस्ट 1911 के आसपास से, तो तीन इश्यू हैं कि उनको वापस फिर से अपना जो प्रभुत्व था चाइना का वो वापस चाहिए। जो फॉरेनर्स थे उनका ऑक्यूपेशन और उनकी जो ह्यूमिलिएशन थी उनको वो ख़त्म करना चाहते थे। ब्रिंग आउट इक्वालिटी और डेवलपमेंट, समानता और विकास को ढूंढ रहे थे। ठीक है, विकास मिल गया होगा अब तक तो। चाइना इन 17th century, शिंग डायनेस्टी केम टू पावर आफ्टर मिंग डायनेस्टी। ये जो आप पूरा मैप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा शुरू से ही हमेशा चाइना रहा था और यहाँ पर डायनेस्टीज, अलग अलग डायनेस्टीज चाइना पर राज करती रही थी। 17th सेंचुरी में शिंग डायनेस्टी ने चाइना पे राज किया। उससे पहले मिंग डायनेस्टी थी और ये जो डायनेस्टी थी ये आखिरी डायनेस्टी थी। और उसके बाद क्या आ गया था, रिपब्लिक ऑफ चाइना 1911 में। फिर 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये आज तक है। 1949 में जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना स्टैब्लिश हुआ वो आज तक अभी भी है चाइना में। ठीक है, तो ये जो टाइमलाइन है इसको ध्यान रखना। 17th सेंचुरी से शिंग डायनेस्टी थी, उसके बाद 1911 में रिपब्लिक ऑफ चाइना स्टैब्लिश हुआ और उसके बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में हुआ। अब ये डायनेस्टी और इनके बीच में, रिपब्लिक्स के बीच में था। प्रॉब्लम क्या हुई थी, क्यों ये डायनेस्टी हट के रिपब्लिक बना चाइना। डिफीट्स जो चाइना को दूसरे देशों के हाथ में से झेलना पड़ा था, जैसे ब्रिटेन के साथ ओपियम वॉर था, सीनो फ्रेंच वॉर, सीनो दैट इज चाइनीज। ठीक है, जहाँ पर भी सीनो आता है आप समझिए वो चाइना को डिनोट कर रहे हैं। चाइना और फ्रेंच का वॉर, जापान के साथ चाइना का वॉर, बक्सर रिबेलियन, ये सारे के सारे, इसमें हर एक चीज में चाइना का डिफीट कर रहा है। और अलग अलग जगह पर अलग अलग, मतलब ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, जापान ने, इन सब ने अपना अपना एरिया ले लिया था, चाइना पे कब्जा कर लिया था। तो इसलिए डायनेस्टी को हटा के रिपब्लिक बना चाइना। ठीक है, 1911 में रिपब्लिक ऑफ चाइना, 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये दोनों में डिफरेंस है, क्या है ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। तो ये जो तीन है ना ग्रुप है, उन्होंने चाइना को धीरे धीरे चेंज किया। तीन ग्रुप के व्यूज हैं। पहला आता है किंग यूफे या फिर लियान क्विचाओ, यूज ट्रेडिशनल आइडियाज इन न्यू एंड डिफरेंट वे टू मीट वेस्टर्न चैलेंजेस। ये जो पहला ग्रुप, ये शिंग डायनेस्टी जो चल रही थी उसी के दौरान थे। ये कुछ रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने सोसाइटी में थोड़ा चेंज लाने की कोशिश की। ट्रेडिशनल जो आइडियाज हैं चाइना के ऑलरेडी, उनको नए तरीके से स्टेब्लिश करने की कोशिश की। और जो वेस्टर्न चैलेंजेस हैं कि भाई वेस्ट को हटाना है, अपना फिर से अपना प्रभुत्व हमको जमाना है, ये सब कोशिशें इन्होंने की। फिर 1911 में दूसरा ग्रुप आता है रिपब्लिकन रेवोल्यूशनरीज, जैसे कि सन यात सेन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है क्योंकि ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे रिपब्लिक के, चाइना रिपब्लिक के। इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज फ्रॉम वेस्ट एंड जापान, ये जापान और वेस्ट के आइडियाज से इम्प्रेस्ड थे। ये नेशनलिस्ट सोच रखते थे, थोड़ा सोशलिस्ट थे, समाज में इक्वालिटी चाहते थे। थर्ड आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ये तीसरा ग्रुप है जो 1949 के बाद से चाइना में है। आज चाइनीज एक कम्युनिस्ट देश है। wanted to end age old inequalities and expel foreigners, ये इनका मोटिव था। ठीक है, अब ये तीनों ग्रुप आपको समझ में आए होंगे। ये शिंग डायनेस्टी के रिफॉर्मर्स थे, ये 1911 से रिपब्लिकन रेवोल्यूशनरीज थे, फर्स्ट sun yat sen, और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के बारे में बात करते हैं। चाइना 16th और 17th सेंचुरी में वेस्टर्न कंट्रीज के साथ इनकाउंटर्ड हुआ। जैसे कि जिसत मिशनरीज वहां से आए वेस्ट से, और उन्होंने वेस्टर्न साइंसेस को इंट्रोड्यूस किया। और उसके जरिए उन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन को भी
चाइना में लाने की कोशिश करी, जैसे उन्होंने बाकी देशों में कोशिश किया था कि चाइनीज पे भी उन्होंने वही कोशिश किया कि वेस्टर्न जो थॉट्स है यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाए और ये भी हमारी कॉलोनी बन जाए, वो भी उनका पूरा प्रयास रहा था। ब्रिटेन के साथ इनका ओपियम वॉर हुआ था, चाइना का यूज्ड फोर्स टू एक्सपांड इट्स lucrative trade in opium। अपना फोर्स इन्होंने यूज किया ओपियम ट्रेड को एक्सपांड करने के लिए, और उसका रिजल्ट था फर्स्ट ओपियम वॉर 1839 से 42 के बीच में। अब ये ओपियम ट्रेड क्या था? डिमांड ऑफ चाइनीज गुड्स सच एज टी, सिल्क, पोर्सलिन क्रिएटेड अ सीरियस बैलेंस ऑफ ट्रेड प्रॉब्लम। अब जो चाइनीज गुड्स थे ना, जैसे कि टी, सिल्क, पोर्सलिन, ये इनको यहाँ से चाइना से लेके ब्रिटेन में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में बेचते थे, उनको बहुत मुनाफा होता था यहाँ से थोड़ा लेके वहां पे बहुत ज्यादा दाम में बेचना। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में जो एशियन मसाले या फिर एशियन चीजें थी ना, वो बहुत ही हाई रेट पे उनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। तो प्रॉब्लम लेकिन ये आई कि चाइना बोलता है कि हमको इसके बदले में सिल्क में ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा, सॉरी सिल्वर में ही पेमेंट करना पड़ेगा। सिल्वर इतना ब्रिटेन के पास था नहीं, तो उनको अभी सिल्वर कहाँ से लाना है, इसके लिए उन्होंने इंडिया से ओपियम लिया। वहां पर इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी, वहां पे फार्मर्स को फोर्स किया कि आप ओपियम उगाएंगे, और उसके बाद ओपियम वहां पर उगाने के बाद चाइना में ओपियम नहीं था, तो चाइना को ओपियम दिया और वहां से सिल्वर ले लिया उसके बदले। मतलब सिल्वर में ही चाइना के पास सिल्वर बहुत ज्यादा था, सिल्वर लिया, उनको ओपियम दे दिया, और उसी सिल्वर से वापस फिर वहीं से टी, सिल्क और पोर्सिलिन खरीदा और जाके ब्रिटेन में बेचा और उससे मुनाफा कमाया। ये चल रहा था। तो ये ट्रायंगुलर ट्रेड ब्रिटेन के बीच में चल रहा था, चाइना, ब्रिटेन और इंडिया के बीच में। शिंग रिफॉर्मर्स या किंग रिफॉर्मर्स, किंग यू एन लियांग क्विशाओ, इनका प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, थोड़ा डिफरेंट। रियलाइज द नीड टू प्रोटेक्ट चाइना फ्रॉम कॉलोनाइजेशन। अब इनको समझ में आता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज बाकी कॉन्टिनेंट की कंट्रीज के साथ कर रही थी, वो इनको समझ में आने लगा कि अभी चाइना को भी हमको कॉलोनाइजेशन की इस प्रोसेस से बचाना पड़ेगा, अदरवाइज जब इनकी कॉलोनी पूरा पूरा बन जाए। Confucianism, developed from teachings of Confucius, was concerned with good conduct, practical wisdom, and proper social relationships. इतने सालों पहले जो कंफ्यूशियनिज्म थ्योरी था, वो डेवलप हुआ था, वो अच्छा कंडक्ट, मतलब आपको अच्छा बिहेव रखना है, प्रैक्टिकल विजडम, प्रॉपर सोशल रिलेशनशिप, इन सब चीजों के साथ, एथिकल वैल्यूज के साथ ही कंसर्न था। तो ये इनको लगा कि ये बहुत बड़ा बेर है अगर हम मॉडर्न बनना चाहते हैं, तो इन चीजों को, पुरानी चीजों को, सारी चीजों को हटाना होगा और हमको वो चीजें अपने सामने रखनी होंगी जो हमें वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कॉम्पीट करवा सकें। To train people in one subject, students were sent to study in Japan, Britain, and France and bring back new ideas. लोगों को नए सब्जेक्ट्स में या मॉडर्न चीजों में ट्रेन करने के लिए स्टूडेंट्स को फॉरेन कंट्रीज भेजा गया, स्पेशली जापान, ब्रिटेन और फ्रांस, और बोला कि नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजी लेकर आइए ताकि हम भी मॉडर्न बन सके बाकी देशों की तरह। चाइनीज borrowed जापानीज ट्रांसलेशन ऑफ यूरोपियन वर्ड्स। जापान इनके साथ में था और आसपास तो चल ही रहा था इन लोगों का झगड़ा, वॉर वगैरह। तो जापान ने जो यूरोपियन वर्ड्स थे, जस्टिस, राइट्स और रेवोल्यूशन, इस तरीके की चीजें, ये आइडियाज, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये आइडियाज हैं कि हमको जस्टिस चाहिए, राइट्स चाहिए, हम रेवोल्यूशन लाएंगे सोसाइटी में, ये सारी चीजें। तो इनका जापानीज ट्रांसलेशन इन लोगों ने जापान से बोरो किया, इन वर्ड्स का, जो यूरोपियन वर्ड्स थे। 1905 में, just after Russo-Japanese War, the centuries-old Chinese examination system was abolished. अब ये रूसो जापानीज वॉर, जिसमें जापान ने रशिया को, इतनी बड़ी कंट्री को हरा दिया था, ये चाइना की धरती पे ही लड़ा गया था 1905 में, तो इसलिए चाइना बहुत ज्यादा झेल रहा था। सेंचुरीज ओल्ड चाइनीज एग्जामिनेशन सिस्टम वाज अबॉलिश्ड। बहुत पुराना जो एग्जामिनेशन सिस्टम चलता आ रहा था चाइना का, उसको बंद कर दिया गया। अब शॉर्ट में इसको बताऊं कि जो रूलिंग एलाइट क्लास है, उसमें शामिल होने के लिए एग्जामिनेशन सिस्टम जो था, एग्जाम देना पड़ता था। अब उसमें से लगभग, अब जैसे 5 कुछ लाख सिविलियंस है, उसमें से 2 लाख है जो डिग्री होल्डर्स हैं ये, और उसमें से खाली 27,000 ही पोजीशंस है, ऑफिशियल पोजीशंस। तो ज्यादा से ज्यादा सारे के डिग्री लेके ऐसे ही घूमते रहते थे, और इसमें भी ये जो एग्जाम था, इसमें खाली लिटरेरी स्किल्स ही काउंट होती थी। जितने भी लोग एग्जाम देते उसमें से खाली 1-2% इस फर्स्ट लेवल को पास कर पाते थे सिर्फ।
और वो भी 24 एज तक तो उनको बहुत ही ज्ञानी माना जाता था, ब्यूटीफुल टैलेंट माना जाता था। तो ये मॉडर्न साइंस या फिर उनको लगता था कि सिर्फ लिटरेरी स्किल्स ही मांग रहा है और कुछ डेवलपमेंट हो नहीं रहा है जैसे वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इन चीजों को उन्होंने हटा दिया। स्टैब्लिशिंग द रिपब्लिक। अब आती है 1911 की बात। Manchu dynasty was overthrown and a republic proclaimed in 1911 under Sun Yat-sen। ये है sun Yat-sen। 1911 में वो जो शिंग डायनेस्टी थी उसको मैंचू डायनेस्टी भी कहते हैं, क्योंकि जो लोग थे जो जिन्होंने ये डायनेस्टी स्टैब्लिश की वो मंचूरिया से थे, और इसलिए उन इस डायनेस्टी को, शिंग डायनेस्टी को मांचू डायनेस्टी भी कहा जाता है। ओके, इसको हटा दिया, ये हट गई और रिपब्लिक प्रोक्लेम हो गया चाइना 1911 में, और फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे ये sun yat-sen। दिस प्रोग्राम वाज कॉल्ड द थ्री प्रिंसिपल्स सैन मिनशुई, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। ये नाम जरूर याद रखना, बाकी थोड़ा सा नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म ये इनके मेन प्रोग्राम थे कि ये हमको अपने पूरे के पूरे देश में स्टैब्लिश करना है। ठीक है, अब देखो रिपब्लिक तो बन गया चाइना 1911 में, लेकिन फिर कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ से आई है और ये फेट इसका, रिपब्लिक का क्या रहा, वो टूट कैसे गया। अब इनके साथ ही ना, ये sun yat-sen थे, इनके साथ युएन शिकाई, इनके भी एक साथ में लीडर थे। उन्होंने sun yat-sen को हटाकर भगा दिया और युआन शिकाई खुद ऑटोक्रेटिक लीडर बन गए और खुद को किंग डिक्लेयर कर दिया कि एक तो ऑलरेडी उन्होंने राजा महाराजाओं की डायनेस्टी को हटाया था और खुद फिर उसके बाद फिर से राजा ही बन गए, ऑटोक्रेटिक लीडर लीडर बन गए। लेकिन 1916 में और 2-3 साल बाद इनकी डेथ हो गई, तो पूरा का पूरा चाइना जो यूनाइट था रिपब्लिक के अंडर, वो टूट गया। वॉरलॉर्ड एरा शुरू हो गया चाइना में 1916 से 1928 तक। ये ऐसा छोटे छोटे पार्ट्स में चाइना डिवाइड हो गया कि कहीं पर भी जो जिसको मिली जगह उसने अपना खुद को वहां का लीडर घोषित कर दिया और उस एरिया को अपने अंडर ले लिया, और ऐसा चाइना छोटे छोटे वॉरलॉर्ड एराज में डिवाइड हो गया। ठीक है, बहुत सारे लीडर्स अलग अलग जगह पे अलग अलग, जैसे छोटे छोटे अलग अलग देश से बन गए हो चाइना के, इस तरीके के बन गए थे। ठीक है, 1921 में, इसी साल में कम्युनिस्ट पार्टी भी स्टैब्लिश हुई थी। ये इसीलिए हुई कि अभी जो देश में चल रहा था उसमें से एक और नए लीडर माओ जेडोंग उभर कर आए और उनके दोस्त और भी थे। उन्होंने एक पार्टी बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और उसी साल फिर sun yat-sen जो भाग गए थे, जिनको युएन शिकाई ने भगा दिया, तो वापस आए और सीपीसी के साथ ही उन्होंने मिल के कोशिश की कि फिर से चाइना को यूनाइट किया जाए। लेकिन 1925 में ये sun yat-sen कैंसर की वजह से इनकी मृत्यु हो गई, और उनके ट्रस्टेड जनरल chiang kai शेक गोमिंदांग में मेन लीडर बन गए। अब ये गोमिंदांग क्या है, ये sun yat-sen की पार्टी का नाम है। जैसे ये सीपीसी पार्टी थी, वैसे ये गोमिंदांग इनकी पार्टी का नाम था, नेशनलिस्ट पार्टी थी, और ये सीपीसी क्या थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है, अब इनके आइडियाज तो अलग थे, लेकिन इस टाइम पे इन दोनों ने साथ में काम भी किया। ऑन 4 अब ये जो टाइम पीरियड है उसमें जो इवेंट्स हुए थे, ऑन 4 मई 1919 एन एंग्री डेमोन्स्ट्रेशन वाज हेल्ड इन बीजिंग। बीजिंग में 1919 में एंग्री डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, प्रोटेस्ट किया लोगों ने इसके, ब्रिटेन के खिलाफ, कि भाई अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था और चाइना ने ब्रिटेन का साथ दिया था, अब भाई उसका राज था वहां की, उन पर तो साथ देना पड़ेगा। और उनको ब्रिटेन ने प्रॉमिस किया कि आपसे जो टेरिटरीज छीन ली गई हैं, मतलब जापान ने जैसे ली है और हमने जो ली है, वो आपकी टेरिटरीज आपको वापस मिल जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए बीजिंग में प्रोटेस्ट हुआ इसके खिलाफ, और रेवोल्यूशनरीज जो थे, मतलब नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट सारे के सारे, उन लोगों ने अपने रेवोल्यूशनरीज ने अपने प्रोग्राम चलाए और लोगों से अपील की कि इन फॉरेनर्स को भगा दो यहाँ से, ये धोखेबाज हैं, अपने नेचुरल सोर्स को हम खुद कंट्रोल करेंगे, ये उन्हें यूज क्यों कर रहे हैं, इनइक्वालिटीज को हम हटाएंगे, क्योंकि चाइनीज है और अमेरिकन हैं या फिर ब्रिटिश लोग हैं, इन सब के बीच में इनइक्वालिटीज हैं, हम इनको हटाएंगे और अपनी सोसाइटी के अंदर भी जो इनइक्वालिटीज है उनको हटाएंगे और पॉवर्टी को खत्म करेंगे, गरीबी हटाएंगे। रेवोल्यूशनरीज एडवोकेटेड रिफॉर्म्स, काफी रिफॉर्म्स इन लोगों ने लाने की कोशिश की। सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है, अपनी ही लैंग्वेज का, अबॉलिश फुट बाइंडिंग, फीमेल सबऑर्डिनेशन, फीमेल्स के लिए काफी काम किया, इक्वालिटी इन मैरिज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आफ्टर द रिपब्लिक रेवोल्यूशन, गोमिंदांग एंड सीसीपी, ये दो मेजर पार्टी बन के कंट्री में उभर कर आई।
अब सीसीपी, अब ये रेवोल्यूशन तो लगभग खत्म हुआ 1919 के बाद। इसमें से पहले जो थी गोमिंदांग ज्यादा विक्टोरियस रही, इसलिए चियांग काय शेक का ज्यादा उस पर राज था चाइना पर। और सीसीपी के कुछ छोटे छोटे एरियाज थे जहाँ पर सीसीपी मेजर थी। sun yat-sen आइडियाज बेस्ड ऑन फोर ग्रेट नीड्स, sun yat-sen के चार ग्रेट आइडियाज थे, सॉरी चार ग्रेट नीड्स पे बेस्ड थी इनके आइडियाज, कि लोगों के पास क्लोथिंग होना चाहिए, सबके पास, मतलब इन चीजों के लिए उनको स्ट्रगल ना करना पड़े। क्लोथिंग, फूड, हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन, ये बेसिक नीड्स हैं जो सभी लोगों की पूरी होनी चाहिए। हाँ। चियांग काय शेक जो लीडर थे गोमिंदांग पार्टी के, इनकी पार्टी का, sun yat-sen के डेथ के बाद, उन्होंने लेकिन उतना ध्यान sun yat-sen के आइडियाज पर दिया नहीं। उनकी डेथ के बाद उन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च किए, वॉर लॉस जो अलग अलग थे उनको खत्म करने के लिए, कि इनको फिर से वापस यूनाइट करना पड़ेगा चाइना को। और लेकिन कम्युनिस्ट विचारधारा, जो अब तक ये साथ में काम कर रहे थे, भाई जब जरूरत पड़ती थी तो दोनों साथ में आ जाते थे, और उसके बाद फिर से chiang kai-shek जो थे वो कम्युनिस्ट को हटाने पे लोग जुट जाते थे, कि ये कम्युनिस्ट विचारधारा मुझे पसंद नहीं है और कम्युनिस्ट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, उनको किसी भी, मतलब खत्म कर दो, मार दो, भगा दो, लेकिन कम्युनिस्ट को खत्म करना है, इस विचारधारा को खत्म कर देना है। He encouraged women to cultivate four virtues charities. अपीयरेंस पे वुमेन को ध्यान देना चाहिए, कैसा उसको दिखना है, कैसे कपड़े पहनने, स्पीच, वर्क एंड कन्फाइंड टू द हाउस होल्ड, और घर में ही उनको रहना चाहिए। इवन जो स्कर्ट्स जो चाइनीज पहनते थे उनकी लेंथ भी फिक्स थी, कि इससे ऊपर आपको नहीं पहने, लाइक शॉर्ट स्कर्ट्स आपको नहीं पहनना है। Sun Yat-sen's program regulating capital and equalizing land was never carried out. अब इनके साथ भी sun yat-sen के जो और प्रोग्राम थे कि भाई कैपिटल और इकोनॉमी को इक्वलाइज करना है, वो भी, इस पर भी chiang kai-shek ने कोई ध्यान नहीं दिया बाद में। पार्टी ने इसकी पार्टी ने मिलिट्री ऑर्डर को इम्पोज कर दिया जबरदस्ती लोगों पर, कि हम जो कहेंगे वही होना चाहिए। लेकिन और प्रॉब्लम क्या है कि जो पीजेंट्री लोकल लोगों की या फिर गरीब लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको ध्यान देने में ये चूक गए। इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो और लिमिटेड थी। अर्बन वर्कर्स की बहुत ही लो वेजेस थी। वर्कर आवर्स बहुत लंबे थे और कंडीशंस बुरी थी। अब ये सोसाइटी और इकोनॉमिक जो चीजें चल रही थी इस टाइम पे, पीकिंग यूनिवर्सिटी 1902 में स्टैब्लिश हुई। जर्नलिज्म फ्लॉरिश हो रहा था, नई थिंकिंग अट्रैक्ट कर रही थी लोगों को। एक पॉपुलर लाइफ वीकली था जो जाओ तफन एडिट करते थे, वो इस नए आइडियाज को इंट्रोड्यूस करते थे लोगों तक, जैसे महात्मा गांधी, केमाल अतातुर्क जो टर्की के मॉडर्निस्ट लीडर थे। गोमिंदांग यूनाइटेड द कंट्री। अब गोमिंदांग ने ये वॉर लॉज को हटाया, कुछ बस कुछ बेस सीसीपी के रह गए थे, यूनाइट तो कर दिया, लेकिन वो फिर भी फेल क्यों हो गए? गोमिंदांग के बाद भी सीसीपी बाद में 1949 में क्यों आई? क्योंकि उनका जो सोशल बेस था वो बहुत ही छोटा था, मतलब सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और पॉलिटिकल विजन भी बहुत ही लिमिटेड था उनका। ठीक है, और ये जो राइजिंग प्राइसेस की स्टोरी थी, अब जापान के साथ भी इतना ज्यादा वो लड़ाई करना पड़ता था तो टैक्सेस हाई कर देते थे, तो प्राइस हाई होते थे, हर महीने ऐसे प्राइसेस बढ़ते रहते थे। 1937 से 1949 की जर्नी, मतलब 10-12 साल ही हुए हैं लगभग। जिस प्राइस में उनको बैल मिल जाता था, यहाँ तक उस प्राइस में अब इनको सिर्फ पेपर का एक शीट मिलता है। मतलब पहले पिग, फिर आटा, फिर मुर्गी, अंडे और कॉल का एक पीस, और उसके बाद पेपर तक आ गए। मतलब सिर्फ 12 साल के अंदर में प्राइसेस का इतना हाई हो जाना। ये शंघाई में 1935 में। अब इस तरीके की जो ये चीजें मैं इसलिए शेयर रखती हूँ, ये एनसीईआरटी में दी हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी बार आती हैं, कैसे आ जाती हैं। अब ये जो रिक्शा पुलर है, वुड कट बाय लैन शिया है, नॉवल रिक्शा है जो लाओ शी ने लिखी है, जो क्लासिक बहुत ही पॉपुलर हो गई थी। राइटर और उनके वर्क्स को मैच करना होता है, ये मैंने पहले एक वीडियो में भी बताया था, कि इस इन चीजों के थ्रू ये चीजें पूछी जाती हैं, एक राइटर्स के और उनके वर्क्स के नाम, अब उनको मैच करना है आपको। ठीक है, तो नॉवेल जो रिक्शा है वो लाओ शी ने लिखी थी। इसमें है एक बर्क क्लेटन, एक ब्लैक अमेरिकन ट्रम्पेट प्लेयर है। यहाँ पे चाइना में व्हाइट अमेरिकन भी थे, ब्लैक अमेरिकन भी थे, लेकिन व्हाइट अमेरिकन जो ब्लैक अमेरिकन के साथ करते थे भेदभाव, उसके कारण जो ब्लैक अमेरिकन थे वो चाइनीज के हक में थे, कि भाई ये जो व्हाइट अमेरिकन है ये भेदभाव रखते हैं, बहुत बुरा व्यवहार करते थे। ठीक है, इसमें कुछ उन्होंने बोला है इस बारे में,
बक क्लेटन ने कि यहाँ पर जो पॉवर्टी बहुत ही ज़्यादा थी, चाइनीज़ लोगों के लिए बहुत हार्ड लाइफ था। आई वुड सी समटाइम्स 20 or 30 coolies pulling a big heavy cart that in America would be pulled by truck or horses। मतलब बहुत बड़ा हैवी कार्ट है जो यहाँ पर इंसान खींच रहे हैं। मैंने अमेरिका में देखा कि वो ट्रक या हॉर्सेस खरीद खींचते हैं उस कार्ट को। तो यहाँ पर ह्यूमन है वो हॉर्सेस की तरह ही हो गए हैं, बिल्कुल ही उनको उसी तरह ट्रीट किया जाता है। और ये सब वो क्यों कर रहे हैं? ताकि एंड में उनको बस एक बाउल राइस का खाने को मिल जाए और सोने की जगह मिल जाए। ऐसा उस सिचुएशन को दिखा रहे हैं ये। ठीक है। राइज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अब 1937 में जापान ने चाइना पे इन्वेड किया। बहुत बड़ा एरिया उन्होंने चाइना का लिया। इट weakened चाइना एंड destroyed the lives of common people। अब उसके बाद का नेक्स्ट इवेंट आता है कि फिर से चाइना, सॉरी, जो दोनों पार्टीज थी, नेशनलिस्ट और गोमिंदांग पार्टी और सीसीपी, वो फिर से जब जापान ने इन्वेड किया फिर से एक साथ आ गई। उसमें प्रॉब्लम क्या हुई? चाइना बहुत वीक हो गया, कॉमन पीपल की लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। चाइना को दो तरीके के क्राइसिस फेस करने पड़े, इकोलॉजिकल और सोशो इकोनॉमिक। लाइक उनकी सॉइल खराब हो गई, मिट्टी जहाँ पर उनको खाने के लिए उगाना है, डिफोरेस्टेशन हुआ, जंगल साफ हो गए, फ्लड्स हुए बहुत ज्यादा, एक्सप्लॉइटेटिव लैंड टेन्योर सिस्टम, इनडेप्थनेस, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी एंड पुअर कम्युनिकेशंस। इतने सारे क्राइसिस थे और उसके बाद धीरे धीरे लोगों का विश्वास गोमेंदाक से हटके सीसीपी पे जाने लगा। कैसे जाने लगा? अब ये मैप देखिए, रिपब्लिक ऑफ चाइना यहाँ पर है। ये जापान ने इन्वेड कर लिया है एक एक बात करके, मानचू और इधर भी। ये इंडिया है, ब्रिटिश इंडिया है। ये बर्मा और मंगोलिया, ये ब्रिटिश कॉलोनीज हैं। ये फ्रेंच है यहाँ पर। और ये यहाँ से आते आते जो मेन शहर है जापान, यहाँ पर भी आता चला जा रहा है। अब इसमें क्या हुआ कि जो गोमिंदांग पार्टी थी ना, चांग के शेख क्या करते थे कि जापान जो इन्वेड कर रहा है यहाँ पर, उसके लिए बोलते थे कि जहां जहां पर भी ये रास्ता जा रहा है ना, तो आर्मी वहां की ना धरती को और बिल्कुल उजाड़ बना दो, मतलब पानी खत्म कर दो, कि वहां के रिसोर्सेज को यूज करते हुए वहां की आर्मी आगे ही ना बढ़ पाए। उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि वहां की धरती को उजाड़ बना दोगे तो वहां पे लोग भी तो रहते हैं, उनकी जिंदगी भी उजाड़ हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, माओ थे, वो यूज करते थे इन लोगों को हराने के लिए गोरिल्ला वॉरफेयर, कि रात को जाके उनके कैंप्स को डिस्ट्रॉय करके आ जाना। तो काफी डिफरेंसेस थे इस गोमिंदांग में और सीसीपी में। इसलिए लोगों का झुकाव धीरे धीरे, जब पूरी तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान हार गया, तब तक आते आते लोगों का झुकाव सीसीपी की तरफ चला गया और सीसीपी मेजर पार्टी बनी। और फिर से 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जब स्टैब्लिश हुआ तो सीसीपी ने ही वो स्टैब्लिश किया था। और ये जो एरिया है ना, ये है ताइवान। जो नेशनलिस्ट पार्टी थे गोमिंदांग, वो जाके यहाँ पे भाग के इधर अपना राज जमा लिया और इस पूरे चाइना पे कम्युनिस्ट पार्टी आ गई। ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे प्रोसेस हुआ था, माओ ने कैसे लोगों को अपने विश्वास में लिया, वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। कुछ क्वेरीज हैं आपको तो एक बार गूगल जरूर करना पहले, अगर कोई छोटी मोटी क्वेरी है, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगी समझाने की। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।